Hello students, welcome back to our another video of economics class 12th. Our book is Indian Economic Development and our chapter is Features, Problems and Policies of Agriculture. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने अपने पिछले टॉपिक में एग्रीकल्चर सेक्टर की इंडियन इकोनॉमी में इम्पोर्टेंस देख ली। तो हमारे आज के वीडियो में हम देखेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ओके, मतलब आज भी इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो किस तरीके से दिखाई पड़ता है, उसमें कौन कौन से मेन फीचर्स हैं। तो हियर आवर फर्स्ट फीचर इज लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, हमने अपने पिछले चैप्टर में बताया था, फर्स्ट चैप्टर में, कि प्रोडक्टिविटी मीन्स द टोटल आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। ठीक है, मतलब 1 हेक्टेयर लैंड पे टोटल कितना टन आउटपुट हुआ, कितना आउटपुट हुआ, वो हमारा कहलाता था प्रोडक्टिविटी। ठीक है, क्या प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, और इसके कारण इंडिया का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है। आज भी इंडिया का एग्रीकल्चर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। इसको हम एक डाटा के थ्रू आपको दिखाना चाहते हैं। बाय द डाटा ऑफ एग्रीकल्चर सेंसस स्टैटिक्स 2016, हम 2 फसलों के ऊपर हम एक डाटा दिखा रहे हैं। अगर हम राइस की बात करें, चावल की बात, और इसकी तुलना इंडिया की तुलना एक बेटर कंट्री इंडिया से, जो बेटर है, जिसकी प्रोडक्टिविटी इंडिया से हाई लेवल की, उससे करें तो देखें कि इंडिया का जो पर हेक्टेयर लैंड पे प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, 3.6 टन, और चाइना कितनी है, 6.8 टन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चाइना के मुकाबले इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है काफ़ी ज़्यादा लो है। ओके, और टोटल वर्ल्ड एवरेज अगर हम निकालें तो वर्ल्ड एवरेज जो प्रोडक्टिविटी है चावल की वो कितनी है, 4.5 टन ऑफ पर हेक्टेयर लैंड। इट मीन्स कि वर्ल्ड एवरेज के अकॉर्डिंग भी इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो चावल की प्रोडक्टिविटी है वो वर्ल्ड एवरेज के अकॉर्डिंग भी इंडिया की काफ़ी ज़्यादा डाउन है। बीट को अगर हम लेके चलें तो देखते हैं कि टोटल इंडिया में प्रोडक्टिविटी कितनी है, 3.1, ठीक है, टन, और चाइना में 6.5 टन, और वर्ल्ड एवरेज कितना, 3.3। तो यहाँ भी हम एक तरीके से देख रहे हैं कि गेहूं और चावल दोनों में ही इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है। तो इसके थ्रू हम बता सकते हैं या कह सकते हैं कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, उसे और ज़्यादा प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। अब उसको प्रोग्रेस कैसे किया जाएगा, ठीक है, इसकी लिए प्रोग्रेस करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ अपनाई जा रही हैं आगे के वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे। अभी तो हम आपको केवल फीचर्स दिखा रहे हैं। तो इस प्रोडक्टिविटी के डाउन होने के कारण इंडिया का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ माना जा सकता है। हमारा जो इसमें सेकंड फीचर है वो डिस्टिंग्विश क्या है, डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब एक तरीके से होता है हिडन। ये वर्ड आपने सुना होगा, कहने का मतलब छिपा हुआ। ठीक है, मतलब एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है इंडिया में जो कि रियली में तो दिखाई नहीं पड़ती, इन रियलिटी वी कैन नॉट सी। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो बेरोजगारी है। कैसे? When the number of persons engaged on a piece of land is much higher than what is actually needed। कहने का मतलब है कि किसी भी लैंड पे एक्चुअली कितने लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए। अगर उससे ज़्यादा लोग उस लैंड पे वर्क कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वो जो ज़्यादा लोग वर्क कर रहे हैं वो एक तरीके से बेरोजगार ही माने गए। तो उस टाइप की जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है वो क्या है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। गाँव में अक्सर एक फैमिली में लगभग फैमिली के सारे लोग खेती करते हैं, ओके, जबकि उनकी लैंड पे अगर उनके परिवार का केवल 2 हिस्सा, इट मीन्स कि केवल उनके परिवार के 2 सदस्य काम करें, तब भी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी उतनी ही होनी है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं उस पर, तो एक तरीके से वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है वो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके थ्रू हमको दिखाई तो देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में दे डिडंट वर्क। ओके, तो एक तरीके से
ये काफ़ी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बैड कंडीशन है, देख सकते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, अगला हमारा जो फीचर है इंडियन एग्रीकल्चर का वो क्या है? डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। रेनफॉल पे भी आज इंडियन एग्रीकल्चर का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा क्या है? डिपेंड है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर या फार्मर्स रेनफॉल पर डिपेंड होंगे तो अनसर्टेनिटी लगातार मेंटेन रहेगी। ओके, हो सकता है किसी साल अच्छी बारिश हो जाए तो फसल अच्छी खासी हो जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, प्रोडक्शन अच्छा खासा हो जाए, बट अगर रेनफॉल या बारिश गड़बड़ हुई, आवश्यकता से ज़्यादा बारिश हो गई या आवश्यकता से कम बारिश हुई, तो एक तरीके से फसल के बर्बाद होने की भी चांसेस हो जाते हैं। तो वहाँ पे पूरी की पूरी एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, या यूँ कहें कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे आज भी ये इंडियन एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन सेक्टर में प्रोग्रेस की जाए, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए। अभी हमने कल देखा था इंपॉर्टेंस में कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है इरिगेशन सेक्टर में, बट अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए किस पे डिपेंडेंट है? तो रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इंडियन एग्रीकल्चर का, इसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला फीचर है हमारा सबसिस्टेंस फार्मिंग। ओके, तो एक तरीके से सबसिस्टेंस फार्मिंग होती क्या है? तो एक ऐसी फार्मिंग तो आप समझ रहे होंगे ना, जो फार्मर एक्टिविटी करता है। तो एक ऐसी फार्मिंग जहाँ पे किसान केवल अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए ही, अपनी फैमिली के खाने के लिए ही प्रोडक्शन करे। ठीक है, 1 साल के 2 साल के अनाज के लिए ही प्रोडक्शन करे, तो उस टाइप की फार्मिंग को क्या बोलते हैं हम? सबसिस्टेंस फार्मिंग। यहाँ पे हम देख सकते हैं टू सिक्योर सबसिस्टेंस फॉर हिज फैमिली। ठीक है, अपनी फैमिली को भूखमरी से बचाए रखने के लिए, एक तरीके से यूँ कहें कि अपनी फैमिली का पालन पोषण करने के लिए जिस टाइप की फार्मिंग की जाती है फार्मर्स के द्वारा, उसे कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा सबसिस्टेंस फार्मिंग हो रही है, इट मीन्स कि कमर्शियल फार्मिंग को कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया जा रहा है। और अगर कमर्शियल फार्मिंग नहीं होगी तो इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरी तरीके से बिखर सकता है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रियल सेक्टर को कमर्शियल फार्मिंग से मिलेंगे। कमर्शियल फार्मिंग में हमारा क्या क्या आता है? ऐसी चीज़ें जो फार्मर्स अपने खाने पीने के लिए नहीं उगाते बल्कि आगे के प्रॉफिट मोटिव के लिए फार्मिंग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कमर्शियल फार्मिंग। तो इंडस्ट्रीज़ के लिए जो रॉ मटेरियल तैयार किए जाते हैं वो कमर्शियल फार्मिंग के थ्रू ही मिलते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा किसान सबसिस्टेंस फार्मिंग पर डिपेंड होंगे और कमर्शियल फार्मिंग नहीं करेंगे तो इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल्स नहीं मिल पाएगा और उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर भी पड़ने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी कनेक्टेड है, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी क्या अपना असर छोड़ देता है। ठीक है, और इससे अगर केवल सबसिस्टेंस फार्मिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट बिल्कुल डाउन होता चला जा रहा है, क्योंकि लोग केवल अपने लिए काम कर रहे हैं। इट मीन्स कि नो इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है तो फिर आगे के लिए प्रॉफिट लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उनकी कंडीशन लगातार स्टेबल रहेगी और कहीं ना कहीं अगर उस साल की खेती गड़बड़ हो गई तो कंडीशन डाउन ही होनी है, अप नहीं होनी है। विदाउट इन्वेस्टमेंट वी कैन नॉट अप आवर प्रोग्रेस। ओके, तो ये 4 फीचर हमारे हो गए, इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम आगे के 4 फीचर्स आपको दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन टेक योर स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स, हमारा 5वां टॉपिक है लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। पहले हम देख लेते हैं कि मॉडर्न इनपुट्स होते क्या हैं। तो दोज इनपुट्स विच आर बेस्ड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी विच इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से इनपुट्स हैं जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं? लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो ये सब जो इनपुट्स हैं इनका यूज़ इंडियन एग्रीकल्चर में बिल्कुल ना के बराबर हो रहा है या कहीं कहीं पे हो रहा है। ओके, तो ये इन मॉडर्न इनपुट्स की कमी की वजह से, इनके यूज़ में कमी की वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी, हमारा जो टोटल आउटपुट है वो लगातार गिरता जा रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा
किस पे डिपेंडेंट है? ये घर से बनाई गई खाद वाद पे, ओके, मेन्योर्स पे। तो अगर हम पूरी तरीके से इस पे डिपेंडेंट हो जाएं, केमिकल फर्टिलाइजर्स पे, और अगर फसल हमारी उसमें कीड़े वगैरह लग गए हैं तो हम उस पर इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का यूज करें, पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज करें, तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी ही। और लगभग हम एक तरीके से उस सब्सिस्टेंस फार्मिंग को जो हम अपने लिए उगा रहे हैं, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो हम उसको मार्केट में क्या कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं, उससे प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं, फिर आगे चल के इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इंडिया के पास प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन की कमी है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न इनपुट्स का यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, तो पांचवा फीचर हमारा क्या है? लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, जिसके कारण जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्या है? पूरी तरीके से बैकवर्ड है। अगला हमारा है स्मॉल होल्डिंग्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्मॉल होल्डिंग्स का मतलब खेतों का आकार जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा छोटा है। इट मीन्स कि एक कोई इंसान है जिसका पता चला एक खेत इधर है तो दूसरा खेत 2 किलोमीटर दूर कहीं दूसरी जगह है, तीसरा 3 किलोमीटर दूर कहीं दूसरी जगह तीसरी जगह है। इट मीन्स कि उसके जो खेत हैं उनका आकार छोटा छोटा और अलग अलग जगहों पे बटा हुआ है, जिसके कारण वो ठीक ठाक तरीके से अपने खेतों की देखभाल भी नहीं कर पाता है और अच्छी ठीक ठाक मॉडर्न टेक्निक का भी यूज नहीं कर पाता है। कहने का मतलब मशीनरीज का यूज कर पाना उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कैसे? लाइक ये कहीं का एरिया है कि आपका खेत यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अगर बगल वाले ने अपनी क्रॉप्स उगा रखी है तो आप उसके बीच से ट्रैक्टर वगैरह लेके कैसे जाएंगे? ठीक है। दूसरी चीज़, ये खेतों का आकार इतना छोटा होता है कि उनमें आसानी से हम ट्रैक्टर वगैरह या हार्वेस्टर वगैरह का यूज कर भी नहीं पाते हैं। तो मेन जो फीचर ये है, जो मेन मस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है यूज़ ऑफ मशीन्स बिकम डिफ़िकल्ट। ठीक है, मतलब उन स्मॉल होल्डिंग्स पे हम आसानी से मशीनों का यूज नहीं कर पाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये हमारा 7वां फीचर होगा लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। लैंडलॉर्ड मीन्स द ओनर ऑफ द सॉइल, ओके, एंड टेनेंट मीन द कल्टीवेटर ऑफ द सॉइल। मतलब एक पहला वाला जो है वो उस ज़मीन का मालिक है और दूसरा उस ज़मीन पे काम करने वाला मजदूर या किसान है जो क्रॉप्स उगा रहा है। इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, यूज एरियाज आर कल्टिवेटेड बाय द टेनेंट्स। ठीक है, पूरा का पूरा एरिया किसके द्वारा कल्टीवेट किया जाता है? लगभग टेनेंट के द्वारा। ठीक है, और द बल्क ऑफ रेवेन्यू इज अप्रोप्रिएट बाय ओनर। ठीक है, कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत परेशानी करके झेल करके कौन फसलें उगाता है? टेनेंट। ठीक है, फार्मर या वो लेबर वर्कर। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कौन गेन करता है? लैंडलॉर्ड। लग्जरियस लाइफ कौन जीता है? लैंडलॉर्ड। तो इट मीन्स कि अगर देखा जाए कि हमारी मेहनत की कमाई दूसरा कोई यूज़ कर रहा है हमारे पैसे से, ठीक है, उसके पास पैसा आ रहा है और उसकी जो लाइफ है हमसे 100% या लाख गुना ज़्यादा बेटर है, तो इट मीन्स कि उनके बीच में थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्शन तो बनता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिससे के कारण जो टेनेंट है उनकी कंडीशन लगातार गिरती जा रही है, डाउन होती जा रही है, और लैंडलॉर्ड जो है उनकी कंडीशन लगातार अप होती जा रही है। ओके, और हमारा जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट फीचर है, वो है बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, हमको पता है कि जो इंडियन फार्मिंग सेक्टर है या इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें लगे हुए जो हमारे किसान और मजदूर वर्ग हैं, फार्मर्स एंड लेबर्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा बैकवर्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पुरानी। जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह का यूज भी बड़े बड़े एरियाज़ में होता है, छोटा एरिया है तो लोग हल वगैरह से काम चला लेते हैं, फावड़े कुदाल से काम चला लेते हैं। इट मीन्स कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, पिछड़ी हुई है। इसका कारण क्या है कि जो हमारा फार्मिंग सेक्टर है, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे मजदूर हैं, उनका गरीब होना। ठीक है, अगर इंसान गरीब होगा तो ठीक ठाक इनपुट्स या टेक्निकल गुड्स, कैपिटल गुड्स परचेज नहीं कर पाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कौन से इनपुट्स यूज करेगा? एंसेंट टाइम्स वाले। ठीक है, और उससे प्रोडक्टिविटी लगातार गिरती रहेगी। और ये
उस फार्मर के लिए, उस वर्कर के लिए एक कंपल्सिव चॉइस है, क्योंकि और कोई चॉइस बचती नहीं ना उसके पास, पैसे तो है नहीं उसके पास जिसके थ्रू वो अच्छे खासे इनपुट्स, अच्छी खासी टेक्नोलॉजी या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के गुड्स, जो कैपिटल गुड्स हैं उनका यूज़ कर सके। तो ये एक तरीके से प्रोडक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा लो कर देता है। तो स्टूडेंट्स, हमने टोटल 8 फीचर्स देख लिए इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के, इंडियन इकोनॉमी में, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और अगर इस वीडियो में किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप YouTube चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आके हमसे क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आप इस पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो होगा प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।